गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नों की एक श्रृंखला। वन सेकेंड, आपके सेवा में शामिल। इम्पॉसिबल को ठीक से पढ़िए। लिखा है आई एम पॉसिबल, मैं इसे कर सकता हूँ और जरूर करूँगा। इसी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से सवाल होगा, जितना सवाल होगा अभी। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। India does not have a formal diplomatic ties with Taiwan. ताइवान के साथ कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है हम लोग का क्या? Which while following one China policy, India has established India Taipei Association (ITA) in Taipei for diplomatic engagement. Taiwan Strait is a narrow body of water that separate द ताइवान फ्रॉम द मेन जो मेन लैंड है चाइना से, उसको उससे अलग कर देता है। पहला भी सही है, दूसरा तीसरा एवरीथिंग इज राइट। इंडिया डज नॉट हैव ए फॉर्मल डिप्लोमेटिक ties with Taiwan at. While following the One China policy, India has an office in Taipei for diplomatic function. India Taipei Association is headed by senior diplomat. Taiwan has the Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi. Both were established in 1995. The Porcupine Doctrine is recently in news. Porcupine, ये porcupine, ये है strategy of asymmetric warfare. इसको बोलते हैं Porcupine Doctrine. Taiwan conducted its one live fire drills to better prepare itself against a potential Chinese invasion. As China upped the ante by announcing more live military exercise, Taiwan also expressed the battle readiness, saying that it was preparing for war without seeking war. Among us, the most potent tactic come up by Taiwan is asymmetrical warfare, जिसे कहा जाता है porcupine strategy. स्वाभाविक एसिमेट्रिकल ही तो है, कहाँ ताइवान कहाँ चाइना, which aims to make the invasion very difficult and costly for the enemy. According to a US defense official, the study has helped Ukraine resist the. हालांकि इसी स्ट्रेटजी ने यूक्रेन को बचाया है रसिया के आक्रमण से। तो फिर ये नीति क्या है? देखिए, इस स्ट्रेटजी में फोकस किया जाता है सॉलिडिफाइंग ए स्टेट्स डिफेंस to exploit the enemy's weakness rather than taking on its strength. आप अपनी शक्ति पे काम नहीं करते हैं, बल्कि एनिमीज के वीकनिंग पर ध्यान देते हैं, उसको तोड़ने में ध्यान देते हैं. It was first propounded by US Naval War colleague researcher William S. Morey. 2008 में विलियम एस मोरे के द्वारा इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया या पहली बार इसका उच्चारण किया गया, जिसमें ये बताने की कोशिश की कि जब एक बड़ा राष्ट्र एक छोटे राष्ट्र के साथ युद्ध में आमना सामना होता है, तो छोटे राष्ट्र को अक्सर करना क्या होता है, उससे भिड़ना नहीं होता है और ना ही अपनी ताकत पर काम करना पड़ता है, बल्कि दुश्मन की कमजोरी पर ध्यान देना पड़ता है, दुश्मन की कमजोर कड़ी को समझना होता है. इट इज़ अबाउट बिल्डिंग डिफेंस टू इंश्योर दैट ताइवान कुड बी अटैक्ड. और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताइवान पर कभी भी अटैक हो सकता है. एंड डैमेज बट नॉट डिफीटेड. ताइवान पे अटैक होगा, डैमेज हो जाएगा, लेकिन हारेगा नहीं, इससे इसकी हार नहीं होगी, एटलीस्ट विदाउट अनएक्सेप्टेबली हाई कॉस्ट एंड रिस्क. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NATO.
देखिए, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल, एक मिलिट्री, एक अलायंस दैट वाज फॉर्म टू इंश्योर कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। ये तो सही है, लेकिन ये पॉलिटिकल और सैन्य और राजनीतिक दोनों था। इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग विथ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सून आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। भारत ने इसमें इसके पहले पॉलिटिकल डायलॉग में हिस्सा लिया था। ओनली यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा आर द टू कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका दैट आर द मेंबर्स ऑफ नाटो। बट और कोई राष्ट्र ही नहीं है। इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। नो नो नो, हम नहीं जानते, हम सब हम आपको गलती गलती एक तरफ तीन गलती है, एक और तीन गलत है, एक और तीन सही है सिर्फ। न्यू दिल्ली had its first political dialogue with the North Atlantic Treaty Organization in Brussels। अभी हाल में 2019 में हम लोगों ने इसका पहला पॉलिटिकल डायलॉग में हिस्सा लिया है। शुरुआत से तो हम लोग कभी हो ही नहीं सकते है ना, क्योंकि हम लोग का नाम का उद्देश्य था ना, हम लोग शुरुआत से कटे थे। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना एक पॉलिटिकल, दूसरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 28 यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलाकर बनाया गया था, ताकि जो उस समय जो कोल्ड वार चल रहा था उसमें एक तरह से पश्चिमी जो यूरोप था वो पूरी तरह से नाटो का अलायंस तो हो ही रहा था, लेकिन चाह रहा था कि और भी विस्तार हो ताकि वो यूएसएसआर के चपेट में ना आ जाए। तो इसकी स्थापना उसी उद्देश्य से की गई थी। तो आपको ध्यान रखना होगा, केवल दो कंट्री है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में दो कंट्री है, एक यूनाइटेड स्टेट और दूसरा कनाडा। लेकिन इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यूएस, कनाडा और भी जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे, ताकि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी मिल पाए सोवियत यूनियन के खिलाफ। इट वॉज यूएस फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस आउटसाइड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यूएस का पहला, एक तरह से कहा जा सकता है कि पीस टाइम मिलिट्री अलायंस था। 30 कंट्रीज आर करंटली मेंबर ऑफ नेटो, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। Consider the following statement regarding United Nations military observer group in India and Pakistan. United Nations military observer group in India and Pakistan emerged from UN Security Council resolution that set up the UN Commission for India and Pakistan. Karachi Agreement of 1949 confirmed a firm of the role of UN level military observers and permitted the supervision of the ceasefire line established in Jammu and Kashmir. Usually, India officially lodged complaints with the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan against Pakistan for ceasefire violation। ऑफिशियली लॉन्च की सबसे पहली बात तो ये 1949 में गठित हुआ ही नहीं था। क्या हुआ था? हुआ था यूनाइटेड नेशनल या यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान एंड इंडिया, या इंडिया इन पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान इमर्ज फ्रॉम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 39 जनवरी 1948 को गठित हुआ था और सेटअप किया गया था यूएन कमीशन फॉर इंडिया और पाकिस्तान के लिए। कराची अग्रीमेंट जो 1949 में हुआ था, इसने एक तरह से इसकी आधारशिला रखी थी कि यूएन लेवल मिलिट्री ऑब्जर्वर आएगा, देखेगा, जांच करेगा सीज फायर लाइन की जम्मू कश्मीर में। इंडिया ऑफिशियली मेंटेन यूएन मोजीप रोल वाज ओवरटेकन। हालांकि ऑफिशियली रूप से इसको ओवरटेकन कर दिया गया है बाय द सिविल एग्रीमेंट 1972 के द्वारा, एंड एस्टैब्लिश द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ LOC विद द माइनर डेविएशन फॉलोड द अर्लियर सीज फायर लाइन। Pakistan, however, did not accept the Indian argument and continued to seek the cooperation from UN MOGP. As a result of this divergent policy, Pakistan continues to lodge complaints with the UN MOGP against alleged
an Indian ceasefire violation, whereas India has not obviously gone to the UN MOGP since 1972। भारत ने तो 1972 के बाद तो कुछ कंप्लेन ही नहीं किया है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान एक नंबर का मतलब सोचता है कि भारत जो है ना चुपचाप बैठा तो कुछ नहीं कर रहा है, तो हम लोग बदमाशी करते रहे। करो बेटा, एक दिन ठोकाएगा। Consider the following statements. Marshall Plan promoted the idea of shared interest and cooperation between the US and Europe. Baden-Berg Resolution was the stepping stone to the formation of the North Atlantic Treaty Organization. बेडनबर्ग रेजुलेशन के बाद ही नाटो का स्थापना हुआ था क्या? Collective defense lies at the core of NATO. कलेक्टिव डिफेंस तो है ही है, सही है बात है, कलेक्टिव डिफेंस की बात है। अब ये वेडनबर्ग रेजुलेशन के समय पास हुआ था या नहीं, इसकी बात जानकारी आप खुद बताइए। बाकी तो मार्शल प्लान तो सही था कि मार्शल प्लान के द्वारा कोशिश की गई थी कि जितने भी मतलब सेकंड वर्ल्ड वार के जो पीड़ित राष्ट्र थे, खास करके पश्चिमी राष्ट्र, उसको मदद करेगा अमेरिका और उसके भी सहयोग उत्पन्न होगा। तो सब के सब सही है। देखिए, मेंबर्स ऑफ नाटो आर कमिटेड टू द म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एन एक्सटर्नल पार्टी। तो ये म्यूचुअल डिफेंस के आधार पे काम करते हैं। कलेक्टिव डिफेंस लाइज एट द वेरी कोर या बट द वेरी हार्ट ऑफ द नाटो, a unique and enduring principle that binds its members together, committing them to protect each other and setting a spirit of solidarity with alliance. European Recovery Program, known as Marshall Plan, after the President Henry S. Truman, Secretary of State George Marshall, promoted the idea of shared interest and cooperation between the Europe and US. USSR declined to participate in the Marshall Plan and discouraged Eastern European states in its sphere of influence from receiving American economic assistance. The Wedenberg Resolution was the stepping stone of NATO. ये जो वेडनबर्ग रेजुलेशन था वो एक तरह से स्टेपिंग स्टोन था नाटो के लिए। Consider the following statement regarding Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE के बारे में पूछा जा रहा है। It was created during the Cold War era as an East-West forum. कोल्ड वार के समय इसका निर्माण किया गया था ताकि ईस्ट और वेस्ट के बीच एक मंच उत्पन्न किया जा सके। It has an observer status at the United Nations. It has an observer status at the United Nations. United Nations में इसको ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। It addresses a wide range of security related concern including armed control, confidence and security building measures, human rights, counter-terrorism, economic and environmental activities। इस तरह के जनरल स्टेटमेंट सही होते हैं अक्सर, लेकिन इसकी बात अगर किया ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑब्जर्वर स्टेटस है, दैट वुड बी वेरी क्रिटिकल टू थिंक अबाउट इट। आई थिंक डी इज द राइट आंसर। देखिए, ये जो OSCE का निर्माण किया गया है, ठीक है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी काउंसिल has a comprehensive approach to security and encompass political, military, economic and environmental and human aspects. It is therefore address a wide range of security related concern including arms control, confidence, security building measures, human rights, national minorities, democratization, policy,
policing strategies, counter-terrorism, economic or environmental activities. All the participating states enjoy equal status and decisions are taken by consensus on a politically but not legally binding basis. OSCE participating states enjoy equal status and take decision by consensus. It has an observer status at the United Nations. It was created during the Cold War era as an state East-West forum. Next one, Founding Act on Mutual Relation, Cooperation and Security 1997 was signed between ये जो म्यूचुअल रिलेशन कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी 1997 का गठन कब किया गया था, किसके किसके बीच किया गया था, तो आपको ये सोचना है। चलिए, यूनाइटेड नेशन था ही, रसिया तो होगा नहीं, तो 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3। फाउंडिंग एक्ट ऑन म्यूचुअल रिलेशन कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी बिटवीन नाटो एंड रशियन फेडरेशन साइंड इन पेरिस एंड फ्रांस। अच्छा, एक तरह से नाटो और जो रशियन फेडरेशन था उनके बीच एक संबंध था, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा वार्सा तो खत्म ही हो चुका था ना, वार्सा पैक्ट। तो 1997 में एक तरह से बहुत दूर चले गया था, तो अब तो मतलब विचारधाराओं की लड़ाई लगभग लगभग कम होकर एक तरह से पूरा ट्रेड फैसिलिटीज को प्रबंध करना था ना जरूरी। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ओशियन रिंग एसोसिएशन, IORA के बारे में पूछा जा रहा है। इंडियन ओशियन रिंग एसोसिएशन एक रीजनल फोरम tripartite in nature, bringing together the representative of the government, business, academia for the promoting cooperation, closer interaction among them. It is based on the principle of an regionalism for strengthening the economic cooperation, particularly in the trade facilitation and investment, as well as the social development of the foreign of this region. All the countries surrounding the Indian Ocean are a member of ERA. गलत बात, गलत बात। इंडियन ओशियन एसोसिएशन में तो पाकिस्तान है नहीं, क्या है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन वाज सेट अप with the objective of strengthening regional cooperation and sustainable development within the Indian Ocean region. IORA is a regional forum, tripartite in nature, bringing together the representative of government, business, academia for promoting cooperation, closer interaction among them. It is based on the principle of open regionalism. ये मतलब एक तरह से क्षेत्रीयवाद जो है ना, क्षेत्रवाद, उसको मजबूत करने के उद्देश्य से खुले क्षेत्रवाद को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। खास करके इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो भी ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्रमोशन हो, किसके लिए? सोशल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन का। Not all the countries surrounding the Indian Ocean are the member of IORA. Contributing to the One World, One Health, a strategy framework for reducing risk of infectious disease at the animal-human ecosystem interface is a global initiative of, किसका है ये? One World, One Health। अच्छा, भारत का है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम का है, और फूड एंड एग्रीकल्चर का है, तीनों का है। एक हेल्थ, इंडियाज वन हेल्थ विजन derives its blueprint from the agreement between the Tripartite Plus Alliance comprising Food and Agriculture FAO, दूसरा है WHO for the Animal Health and World Health Organization and United Nations Environment Program UNEP। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है यार, जो कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक अंडर द overreaching goal of
contributing one health, one world. Yeah, one world, one health. Consider the following statement regarding the इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के बारे में पूछा जा रहा है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द ओनली एंड ओनली वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल of the United Nations not located in New York. Of course, it's in The Hague. It gives advisory opinions on the legal question referred to it by authorized United Nations organs and specialized agencies. The court is composed of 15 judges who are elected for terms of 6 years, not a 6 year, it's at 9 years. तीसरा गलत है भाई, एक और दो सही है. देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको विश्व का एक तरह से कह सकते हैं आप, क्या है ये? कोर्ट है, विश्व कोर्ट. एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, किसका? यूनाइटेड नेशन का. इट्स सीट इज द पीस पैलेस इन द हैग, नीदरलैंड्स में है. इट इज द ओनली वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. द कोर्ट्स रोल इज टू सेटल in accordance with the international law legal disputes submitted by its state parties and give advisory opinions on the legal questions referred to it by authorized United Nations organs and specialized agencies. International Court of Justice function in accordance with its statute. The court is composed of 15 judges who are elected for the terms of office of 9 years by the United Nations General Assembly and the Security Council. तो इसका ध्यान रहे, इसका जो नियुक्ति होता है वो यूएनजीए और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलकर करता है. इन ऑर्डर टू इंश्योर द मेजर ऑफ कंटिन्यूटी, 1/3 ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 years. तो हर 3 साल में इसके 1/3 सदस्य का चुनाव होता है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन. मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी है एक मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन. मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग रिजीम ऑफ द स्टेट्स. अच्छा, ये जल संधि से जुड़ा हुआ है. वाटर स्टेट हो या किसी प्रकार का संधि स्टेट से, पाक जल स्टेट है जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर, उसी से जुड़ा हुआ क्या है. अंडर द मॉन्ट्रेक्स कॉन्वेंशन टर्की हैज कंट्रोल ओवर बोथ बॉस्फोरस एंड डार्डलनेस स्टेट्स. इन द इवेंट ऑफ वॉर, द पैक्ट गिव्स टर्की द राइट टू रेगुलेट द ट्रांजिट ऑफ द नेवल वॉरशिप एंड द ब्लॉक द स्टेट्स टू वॉरशिप्स belonging to the countries involved in the conflict. सोचिए सोचिए, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, टर्की में इतना, टर्की को इतना शक्ति दे दिया गया है. सब सही है भाई. अकॉर्डिंग टू द 1936 का मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन कहता क्या है कि किस प्रकार से स्टेट का रेगुलेशन होगा. ऑफन रेफर्ड टू द सिंपली एज ए मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन. टर्की हैज कंट्रोल ओवर बोथ. टर्की को बॉस्फोरस और डार्डनेल्स स्टेट दोनों पर कंट्रोल है. इन द इवेंट ऑफ वार, अगर कोई युद्ध हो जाए तो इस पैक्ट के तहत, मतलब इस पैक्ट मतलब किस पैक्ट? मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत अंकारा द राइट, टर्की, टर्की की जो राजधानी है, हालांकि अब टर्की की राजधानी टर्की या नकंची, टर्की का नाम टर्की नहीं रखा गया है, अब दूसरा नाम है. चल, उसने बदल लिया है क्या? आपको पता होना चाहिए, टर्की यार कुछ रखा है. अंकारा द राइट टू रेगुलेट द ट्रांजिट ऑफ द नेवल वॉरशिप एंड टू ब्लॉक द स्टेट्स. नेवल वॉरशिप को ट्रांजिट करने भी दे सकता है, रोक भी सकता है, ब्लॉक कर सकता है स्टेट को वॉरशिप जाने से. बिलोंगिंग टू द कंट्रीज इन्वॉल्व बीइंग इन द कॉन्फ्लिक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस. हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के बारे में आप क्या जानते हैं? लेट्स सी. हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस एक इनिशिएटिव है of the Republican of Afghanistan, Republic of Turkey, Central Asian countries. It was officially launched at the conference hosted by Turkey in Istanbul in 2021. अभी हाल ही में इसका गठन हुआ है. It is a platform promoting regional security, economic and political cooperation.
centered on Afghanistan through the dialogue and set of a confidence building measures। तो इसका उत्तर तो आपको दिख गया है, ओनली एंड ओनली 3 है, क्योंकि ये 2021 में नहीं, बहुत पहले 2011 में ही हो गया था। देखिए, हार्ट ऑफ इस्तांबुल प्रोसेस एक इनिशिएटिव है रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का और रिपब्लिक ऑफ टर्की का। 2 देश है, एक टर्की और अफगानिस्तान का, जिसको ऑफिशियली रूप से इसको लॉन्च किया गया था इस्तांबुल में, ठीक है, टर्की के द्वारा होस्ट किया गया था इन इस्तांबुल ऑन नवंबर 2011। सिंस देन, तब से लेके अफगानिस्तान सपोर्टेड बाय द 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ऑफ द हार्ट ऑफ एशिया रीजन, क्योंकि हार्ट ऑफ एशिया जो है ना वो अफगानिस्तान में बसता है, एंड 16 supporting countries beyond the region as well as 12 regional and international organization is leading and coordinating this process। इस्तांबुल प्रोसेस को लीड करने में, उसको एक तरह से कोऑर्डिनेट करने में 12, इसके अलावा और भी कंट्रीज उसको मदद करते हैं, कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन centered on Afghanistan through the dialogue, a set of confidence building measures। तो कहीं ना कहीं शांति की स्थापना की बात हो रही है हार्ट ऑफ एशिया से शुरुआत करते हुए, इसको देखना तो पड़ेगा ही। Consider the following statement regarding the Organization for Security and Cooperation in Europe। Once again, Organization for Security and Cooperation in Europe is the world's largest regional security oriented intergovernmental organization with the observer status at the United Nations. Its mandate includes issues such as arm control, promotion of human rights, freedom of the press, fair election, freedom of fair election। Participating states cover much of the land area of the northern hemisphere। सही बात है, उद्देश्य तो लगभग लगभग सब वही है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE is the world largest regional security oriented intergovernmental organization है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सुरक्षा उद्देश्य हेतु स्थापित अंतर सरकारी संगठन। एक ऑब्जर्वर स्टेटस किसका है एट यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में भी है ये। इट्स मैंडेट इंक्लूड्स इशूज जैसे कि आर्म कंट्रोल करेगा, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द OSCE is concerned with early warning, conflict prevention, crisis management, post conflict rehabilitation। अब तक इसके 57 पार्टिसिपेटिंग हैं, मोस्ट ऑफ इट्स 57 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो है ना यूरोप के हैं, बट देयर आर फ्यू मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट इन एशिया ऑल्सो, नॉर्थ अमेरिका भी है। द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स कवर मच ऑफ द लैंड एरिया of the northern hemisphere। Of course, it was created during the Cold War era as a forum for discussion between the western blocks, eastern blocks। eastern blocks और western blocks के बीच एक तरह से तनातनी जो चल रही थी कोल्ड वार के समय, उसको शांत करने के लिए एक ब्लॉक का स्थापना जरूरी भी था, ताकि एक तरह से कहीं ना कहीं ये एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने की और आगे बढ़ पाए। अब बात होगी पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। एक नए जिला बनाने में भारत के बारे में आप क्या जानते हैं? किसी भी जिला का निर्माण कब होता है, कैसे होता है? आई थिंक यू नो अबाउट इट। द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट और चेंज ऑफ द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, exclusively power of the state government, and the central government does not have any role in it। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भूमिका नहीं है इसमें। State government can also create new district just by simply issuing an order and through the gazette notification। अच्छा, at present Madhya Pradesh has the most district in India। No, 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 no। चलिए, इसका सही जवाब केवल 2 है, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर तो है ही भैया कहीं ना कहीं। देखिए, who decide or on creating or scrapping district or changing their boundaries, power lies with the state government। एक बात तो सही है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ही सकती। who can pass law in the assembly
or simply issue an order and notify in the it gazette. सेंट्रल गवर्नमेंट डज प्ले ए रोल, लेकिन इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। कब? व्हेन अ चेंज ऑफ द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द रेलवे स्टेशन इज कंटेम्पलेटेड, जब उससे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम से उसका रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन हो रहा हो तो क्या करिएगा, तब जाके वहां पर भूमिका आ ही जाती है। व्हेन अ चेंज ऑफ द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या रेलवे स्टेशन इज कंटेम्पलेटेड, the request of the state government in this regard is sent to the several central government department before a no objection certificate issue. तो सेंट्रल गवर्नमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तब तक प्राप्ति नहीं होगा जब तक इस तो नया जिला या स्टेशन का नाम तो बदला ही नहीं जा सकता है ना। तो ओवरऑल कहाँ पर चला गया ये पाला, ये गेम तो चला गया सेंट्रल इंडिया के पास। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और उसके बाद 52 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। ये जो शहरी ग्रामीण विकास का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 74वां संविधान संशोधन 1992 में आइडेंटिफाइड 18 लोकल लेवल फंक्शन टू बी डिपोलॉयड to be devolved to the municipalities, including planning of for economic and social development, regulation of land, construction of buildings, urban planning, public health. Since the enactment of the 74th Constitutional Amendment Act, election to urban local bodies is held once in every 5 years in the all state in India. As per the amendment Municipal Corporation Act 1888, mayors are directly elected by the people in all states. Not at all, not at all. केवल और केवल एक सही है। देखिए कुछ राज्यों में क्या है ना, इलेक्शन टू द अर्बन लोकल बॉडीज हैव नॉट बीन हेल्ड, लंबे समय से तो नहीं हुआ है। डिफीटिंग द लोफ्टी गोल ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस, जो कुछ ख्याली पुलाव हम लोग मना के बैठे थे कि डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस होगा। The idea of the giving the more authority to the third tier of the governance has suffered serious stunting. In spite of that, 74th Constitutional Amendment Act 1992 identify 18 गोल 18 गोल निर्धारित है उसके बावजूद भी, including planning for economic, social development, regulation of land, construction of buildings, urban planning, public health, है इसके बावजूद भी ओनली सम स्टेट जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड मेयर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सब स्टेट में नहीं, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, एमपी, यूपी, उड़ीसा, यहाँ पर डायरेक्ट होता चुनाव मेयर्स का लोगों के द्वारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Under the Constitution, the Parliament has the exclusive jurisdiction to legislate in respect of the personal laws. The Constitution itself protects local customs of some of the states like Nagaland, Meghalaya, Mizoram. Once a legislative field is occupied by the parliamentary legislation, states do not have much freedom to enact laws. पर्सनल लॉ कोई पार्लियामेंट का अधिकार थोड़ा है। पहले वाला गलत हो गया। Under the Constitution, the power to legislate in respect to the personal laws rest both Parliament and State Assembly, क्योंकि ये तो concurrent list में आता है ना personal law. Preservation of the legal diversity seems to be the reason for the inclusion of personal law in the concurrent list.
once a legislative field is occupied Once a legislative field is to be occupied by the parliament legislation, the state don't have much more freedom to enact laws. Such law would require president assent under the Article 254. 254 के तहत राष्ट्रपति के पास पावर है. The constitution itself protect local custom of Nagaland, Meghalaya, Mizoram. Consider the following statement. Indian Federation is a dual polity and judiciary. Dual judiciary हम लोग के यहाँ नहीं है भैया. Supreme Court of India has held that the federalist nature of the country is a part. Federal जो federalist है, nature of our country is part and parcel of the basic structure of the constitution. फेडरल नेचर होना चाहिए. फेडरलिस्ट मतलब संघवाद हमारे भारत के संविधान में क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है? तो है. ये जो कॉन्फेडरलिज्म is when the states are supreme and are coordinated by a big center. That's absolutely that's a good. 3 सही है, 2 सही है, लेकिन एक तो सही नहीं है. The essential characteristics of federalism is the distribution of the limited executive, legislative, judiciary authority among bodies. चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, जब उनमें स्पष्ट रूप से बंटवारा हो, कार्यों का बंटवारा हो, ठीक है, लिमिटेड पावर दिया गया हो, which are the coordinated with the independent of each other, एक दूसरे पर निर्भरता ना हो, अंतर निर्भरता होना चाहिए. ठीक है. The union, India is a union of state. भारत राज्यों का संघ है. The Supreme Court of India has held that the federal character and nature of our country is the part of and parcel of the basic structure of the constitution. Federalism is a midpoint between unitarianism, which has a supreme center. यूनिटेरिज्म में क्या होता है? सुप्रीम सेंटर होता है, टू विच द स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट. एकात्मक व्यवस्था में राज्य तो अधीन होते हैं ना, जबकि कॉन्फेडरलिज्म में जस्ट अपोजिट होता है, जहाँ पर राज्य सुप्रीम हो जाता है. लेकिन हमारे यहाँ तो यूनि फेडरलिज्म भी नहीं है और कन्फेडरेशन भी नहीं है. हमारे यहाँ तो अर्धसंघात्मक है, फेडरलिज्म है. बिग सेंटर नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग सेंटर. डॉक्टर अम्बेडकर स्टार्टेड, उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सभा में, इंडियन फेडरेशन दो अ डुअल पॉलिटी बट हैज नो डुअल जुडिशरी एट ऑल. डुअल पॉलिटी है लेकिन डुअल जुडिशरी नहीं है. हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट forms one single integrated judiciary, having jurisdiction and providing remedies in all cases arising under the constitutional law, the civil law, the criminal law. Consider the following statement regarding पेशा एक्ट. ये जो पेशा एक्ट लाया गया था 1996 में, तो यहाँ लिखा है कि द पेशा एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1950 to provide for the extension of the provisions of the Part 9. Part 9 नहीं भाई, Part 9 of the Constitution of India relating to the पंचायत and up to the scheduled areas. Of course सारी बातें सही है लेकिन 50 नहीं है. To ensure the self-governance through the Gram Sabha for the people living in the scheduled areas. Yes. It recognizes the rights of the tribal communities who are resident of the scheduled areas to govern themselves through their one system of the self government. 2 और 3 सही है, बाकी सब गलत है. देखिए, पेशा एक्ट का स्थापना 1996 में हुआ था. टू प्रोवाइड द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पार्ट 9. पार्ट 9 चूंकि उधर अनुसूचित क्षेत्रों में लगता नहीं था, तो एक्सटेंस कैसे किया जाए, तो इसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया था, पेशा एक्ट. ठीक है, तो इसी का फुल फॉर्म ही है एक तरह से, extension of the provisions of the part 9 of the constitution relating to panchayat and scheduled areas.
Under this act, scheduled area are those in article 244 सब क्लोज 1। उसका मतलब क्या है? The provisions of the fifth schedule shall apply to the scheduled area and scheduled tribes। जो प्रोविजंस फिफ्थ शेड्यूल में बताए गए हैं, ठीक है, वो अप्लाई होंगे शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स में इन द स्टेट। कौन कौन राज्य को छोड़कर? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर। द फिफ्थ शेड्यूल प्रोवाइड फॉर अ रेंज ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर दिस एरियाज। तो पांचवी सूची तो उसको बहुत अधिक एक्स्ट्रा पावर दे देता है ना, एक्स्ट्रा प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस प्रदान करता है। पेसा एक्ट वाज इनेक्टेड टू इंश्योर द सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा। पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा का गठन किया जाता है। एक विलेज असेंबली होती है फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल एरियाज। इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, और वहाँ पर रहने वाले जनजातियों की जो अधिकार है उसकी एक पहचान देता है वह। और साथ ही साथ हु आर द रेजिडेंट ऑफ द शेड्यूल एरियाज टू गवर्न देमसेल्फ, कौन वहाँ का निवासी होगा, ठीक है, उसकी मतलब चिन्हित करना। टू गवर्न देमसेल्फ थ्रू देयर वन सिस्टम, वन सेल्फ कल्चर, अपने ही संस्कृति, अपने ही रीति रिवाजों से वहाँ के क्षेत्रों का रेगुलेशन होगा। पेसा एक्ट इतना पावर तो देता ही है ग्राम सभा को। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव्स सब। आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 9 जो है वो, जिसमें कि 243 से 243 जेड टी तक, जिसमें कि म्यूनसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और पंचायत भी शामिल है। पंचायत तो है ही, म्यूनसिपैलिटीज भी है, लेकिन इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेसा एक्ट। पेसा एक्ट फिर से पूछा जा रहा है। देखिए, द एक्ट एम्पावर्स द ग्राम सभा टू प्ले ए की रोल। ग्राम सभा को एक मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिलता है। अप्रूविंग द डेवलपमेंट प्लान्स, कंट्रोलिंग ऑल सोशल सेक्टर, all social sector in scheduled areas, controlling all social sector in scheduled areas, all the state having fifth scheduled areas have notified the PESA rules issued by the union government। नहीं रे नहीं, नहीं रे नहीं, केवल एक सही है। The act empowers Gram Sabha to play a key role in approving development plans and controlling all social sectors। This includes the process, the personnel who implement policy, exercise control over minor non-timber forest resources, minor water bodies, minor minerals, among the other things। After the PESA Act was enacted, उसका PESA Act जब लाया गया, the Union government circulated model PESA rules। So far 6 states have notified these rules। अब तक 6 राज्यों में ये नोटिफाइड किया जा चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, administers the oath of office to newly elected vice president of India। अच्छा, प्रेसिडेंट के सामने वो शपथ लेते हैं। यूजुअली बिफोर द स्वेरिंग इन द न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये पूछा जा रहा है ना कि उल्टा पढ़ो मत। यूजुअली बिफोर द स्वेरिंग इन द न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमिश्नर सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्शन इशू हिम टू द रीड आउट। ऐसा क्या है? केवल और केवल 2 सही है। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर द ऑथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द जगदीश ढांकर, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर द ऑथ ऑफ द ऑफिस टू जगदीश ढांकर बिफोर हिज स्वेरिंग इन द इलेक्शन कमीशंस certification of election issue the Mr. Dhankar was read out। What purpose
डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन नियरली सर्व, क्या काम है यार इस संविधान का? इट मे अलाउ बेटर कोऑर्डिनेशन in the nations among us the individuals. It allows the people to ban autocracy and adopts democracy. It helps define the formal decision making process in society. संविधान कहीं ना कहीं तीनों काम तो करता ही है, लेकिन एक और तीन से ये दूसरा गलत दिया हुआ है। इट अलाउज पीपुल टू बैन ऑटोक्रेसी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दूसरा नहीं हो सकता है। ऑटोक्रेसी बन सकती है कोई भी सरकार, अगर संविधान हो उसके बावजूद भी। भारत के संविधान के रिस्पेक्ट में क्यों सोच रहा था तुम? इसको ऑल ओवर संविधान में समझना था ना। देखिए, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कहा जाए तो प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कम से कम कोऑर्डिनेशन तो हो सोसाइटी, समाज के लोगों के बीच में, एक बेसिक रूल तो स्थापित हो। स्पेसिफाई who has the power to make decision in society. It decides how the government will be constituted, सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे चलेगी, ये भी डिसाइड करता है। Set some limits on government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that the government may never trespass them, enable the government to fulfill the aspiration of the society and create condition for the justice society, ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. Every society is prone to this tyranny of the majority. The constitution usually contains rules that ensures that the minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. A constitution does not always specify a democracy. कोई संविधान इस बात की गारंटी थोड़ा देता है कि लोकतंत्र की स्थापना हो ही जाएगी। लोकतंत्र से पहले संविधान होगा ये जरूरी है, या संविधान के बाद ही लोकतंत्र होगा? दोनों कथन गलत है। What kind of controls does the election commission have over civil servant during an election? सिविल सर्वेंट पर कितने प्रकार के अधिकार आरोपित करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव के समय? इलेक्शन कमीशन मॉनिटर्स both the manner in which civil servants perform their election related duties and prevent activities which may be seen as partisan. Election Commission cannot transfer or suspend officials during election time as they come under the disciplinary purview of the Government of India or the state government. Absolutely incorrect. As per the superintendence and control over all aspects of the election process is vested in Election Commission. It exercises direction and control over the civil servant deployed for the election related work. इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि bureaucrats engaged in the administrative aspects of election, including police officer with the law and order duties, are also amenable to the election jurisdiction. This power enables the election commissioner to monitor both the manner in which the civil servants perform their election related duties and prevent activities which may be seen as partisan. Election Commission cites its vast powers under the Article 324 to transfer or suspend official during the election time. Suspend भी कर सकता है, election commission का इतना power है. Even though
दे नॉर्मली कम अंडर द डिसिप्लिनरी परव्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक कि आपको ये पता होना चाहिए कि जबकि वो उस पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर राज्य सरकार के हाथ में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी 324 उसको इतना पावर दे देता है। देयर हैव बीन इंस्टांसेस, बहुत बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसफरिंग नॉट ओनली आरओ, ना केवल आरओ को बल्कि कमिश्नर ऑफ द पुलिस को भी वो क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। एंड यहाँ तक कि एसपी हो, डीएसपी हो, कमिश्नर हो, ये सबके सामने बच्चा नजर आता है इलेक्शन कमीशन के सामने, समझे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नमेंट, a governor of the state nominates the chairman of legislative council at a particular state। चेयरमैन की लेजिस्लेटिव काउंसिल का कहाँ है, वो करेगा नॉमिनेट से यार। लेजिस्लेटिव काउंसिल of a state in India can be larger in size than the half of the legislative assembly। बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों के दोनों गलत है। चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इलेक्टेड होता है ना, वो काउंसिल के सदस्यों के बीच में ही अपने आप में चुन लिया जाता है। अरे विधान परिषद के अध्यक्ष का चुनाव विधान परिषद के अध्यक्ष का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों के बीच ही होता है, और इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होना चाहिए ना, वो 1/3 होना चाहिए, 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट रेगुलेट स्टेट पॉलिसीज एंड डिसीजन, कैन नॉट रेगुलेट the policy and decision which may be taken by the winning party when they form the government। Election Commission can deregister a political party that ceases to have faith and allegiance to the Constitution of India। यही तो पावर देना होगा, दिया नहीं गया अभी तक। डी रजिस्टर करने का शक्ति नहीं है रे। करेक्ट है एक और दो दोनों। इलेक्शन कमीशन टोल्स द सुप्रीम कोर्ट that offering freebies either before or after election is a policy decision of political party and it cannot regulate the state policy and decision taken by the parties। Election Commission cannot regulate the state policy and decision which may be taken by the winning party when they form the government। Such an action without the enabling provision is in law would be an overreach of the powers। Election Commission clarified that it does not have power to deregister a political party except on the three grounds. Grounds are registration often on a fraud or forgery, party cease to have faith and allegiance of the constitution, party cease to have faith and allegiance to the constitution, and any other similar ground। The constitution contains not only the fundamental principle of the governance but also the detailed administrative provisions। This fact can be supported by looking up in which of the following provisions: center state relation, fifth and sixth scheduled, appointment of and function of the several constitution bodies। सही बात है। अरे सारे प्रोविजंस कहीं ना कहीं भारत को मजबूत करने के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the lengthiest of all written constitution of the world। It is very comprehensive, elaborate, detailed document। Central state relation have been given in so much detail, containing even the minutes of the provisions of taxation, administration, finance, for example, which taxes will be appropriated by the either center or the state has been given in the constitution। Similarly, fifth schedule, sixth schedules have been allocated, not only been defined and demarcated by the constitution, but also the several administrative provisions like tribal advisory council, power of the Gram Sabha in those areas have also been provided। Consider the following statement। कंसिडर कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स
The appointment of the commission to investigate the condition of socially and educationally backward classes, ऐसा मैंडेट है, क्या मैंडेट करता है भारत का संविधान एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कमीशन बनाया जाए, अपॉइंट किया जाए जो इस बात का निर्धारण कर सके कि कितने समाज में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं. Such a committee has appointed in 2017 to look into the subcategorization of the OBC communities. Every census is independent India. In independent India from 1951 to 2011 has published data on scheduled caste, scheduled tribes, OBC. तीसरा भी गलत हो गया. जब तीसरा भी गलत हो गया तो केवल एक सही है. देखिए हर सेंसस, एवरी सेंसस इज इन इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम 51 से लेकर 2011 के बीच में पब्लिश्ड केवल और केवल एसटी और एससी का डेटा ही जारी करता है. ठीक है, और किसी भी कास्ट का डेटा जारी नहीं होता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू फेवर्स कंडक्टिंग ए कास्ट सेंसस. हमारा संविधान खुद कास्ट सेंसस का फेवर करता है. आर्टिकल 340 पढ़िए. मैंडेट्स करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशनल of socially and educationally backward classes and make recommendation as to steps that should be taken by the government. जस्टिस रोहिणी कमेटी का गठन किया गया 2017 में ताकि इस बात का निर्धारण किया सके कि ओबीसी में सब कंडीशन होगी नहीं. I will win, not definitely, I will win definitely but not immediately.